तो इस लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे स्टोक्स थ्योरम के ऊपर, तीनों ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्टेशियन में भी, सिलेंड्रिकल में भी और स्फेरिकल में भी। एक क्वेश्चन कार्टेशियन में, एक सिलेंड्रिकल में और एक स्फेरिकल में। स्टोक्स थ्योरम को अगर हम रिकॉल करें तो स्टोक्स थ्योरम को हमने कुछ इस तरीके से देखा था कि हमने एक क्लोज लाइन इंटीग्रल को अगर सरफेस इंटीग्रल के फॉर्म में सॉल्व करना हो तो हम उस क्लोज लाइन को, क्योंकि जब लाइन क्लोज होती है तो एक सरफेस फॉर्म होती है, तो उस सरफेस को फॉर्म करने के बाद हम उसको सरफेस इंटीग्रल के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर मुझे उस वेक्टर ए के अलोंग लाइन इंटीग्रल निकालना है तो मैं अब सरफेस इंटीग्रल निकालूंगा उस वेक्टर ए के कर्ल के साथ, है ना। तो मैं वेक्टर ए का कर्ल निकालूंगा और फिर उसका सरफेस इंटीग्रल निकाल लूंगा डेल क्रॉस ए डॉट डी। तो ये वही आएगा जो मेरा क्लोज लाइन इंटीग्रल आता है। सपोज मेरे एक लाइन में 4 सेगमेंट्स हैं और एक लूप बन रहा है, क्लोज लाइन बन रही है, तो मैं उन चारों इंडिविजुअल सेगमेंट्स के लिए ए डॉट डी एल की वैल्यू आइडेंटिफाई कर लूँ और फिर उसके बाद वो जो वैल्यू आएगी उनको कंबाइन करने के बाद वो वही वैल्यू होगी अगर मैं उस वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं, कर्ल निकालूं और उसके बाद उसका डॉट प्रोडक्ट कर दूं, सरफेस इंटीग्रेट कर दूं सरफेस एरिया के साथ, जो भी वो सरफेस इस लाइन इंटीग्रल क्लोज लाइन इंटीग्रल के साथ बन रही है। तो कैसे इस टाइप के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आते हैं, तीनों ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको एक वेक्टर गिवन है एक्स स्क्वायर वाई ए एक्स कैप माइनस वाई ए वाई कैप, और आपको ये एक फिगर ये जो दे रखी है, आपको इस फिगर के थ्रू आपको क्लोज लाइन इंटीग्रल जो भी निकालना है और उसको की जो वैल्यू आएगी वो आपकी कर्ल यानी स्टोक्स थ्योरम से वेरीफाई होनी चाहिए। तो स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है? स्टोक्स थ्योरम ये कहती है कि मेरा क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ एच डॉट डी एल क्या होता है, लाइन इंटीग्रल इज इक्वल्स टू, मैं सरफेस इंटीग्रल की बात कर सकता हूँ उसमें डेल क्रॉस एच डॉट डी एस के साथ। तो चूंकि मुझे ये क्लोज लाइन इंटीग्रल जो हमने पिछले लेक्चर्स में देखा, लाइन इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए मैं इसको, सपोज ये मेरी लाइन 1 है ए से लेके बी तक, फिर बी से लेके सी तक लाइन 2 है और सी से लेके ए तक लाइन का सेगमेंट 3 है ना। तो मैं इस एच डॉट डी एल को 3 पार्ट्स में ब्रेक कर सकता हूँ, एक ए से बी, फिर बी से सी और तीसरा वाला सी से दोबारा ए, और इन तीनों ही सेगमेंट्स के लिए मैं एच डॉट डी एल निकाल लूँ और जो भी वैल्यू आए वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दैट विल बी आंसर। लेकिन मुझे ऐसे नहीं करना है, ठीक है, मुझे ऐसे नहीं करना है। मुझे कैसे करना है? मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से गिवन है कि आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है, एच डॉट डी एल से सॉल्व नहीं करना है, आपको डेल क्रॉस एच डॉट डी एस से सॉल्व करना है। मतलब आपको इस पर्टिकुलर सरफेस का सरफेस एरिया निकालना है और उस पर्टिकुलर वेक्टर का, एच वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी कर्ल निकालना है और फिर उसके बाद आपको सरफेस इंटीग्रेशन से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसका कर्ल निकाल लेते हैं। कर्ल निकालने के लिए क्या होता है, अगर मेरे पास एक वेक्टर है एच, मुझे उसका डेल क्रॉस एच निकालना है, तो कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में इसकी अलग अलग वैल्यू है, अलग अलग तरीका है रिप्रेजेंट करने का। कार्टेशियन में मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि हम कार्टेशियन का ही क्वेश्चन कर रहे हैं, ए एक्स ए वाई ए जेड, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल जेड, डेल बाई डेल जेड, और एच एक्स एच वाई एच जेड, मतलब उस वेक्टर के एक्स वाई जेड में मैग्नीट्यूड्स। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप ध्यान से देखो, ये तो मेरे को एच एक्स गिवन है और ये मेरे को एच वाई गिवन है, तो ये एच एक्स हो जाएगा, ये एच वाई हो जाएगा। दैट मीन्स एच जेड की वैल्यू कितनी है मेरी? एच जेड की वैल्यू मेरी 0 है। जेड डायरेक्शन में वेक्टर एच का मैग्नीट्यूड 0 है। दैट मीन्स मैं यहाँ पर 0 कर सकता हूँ। जब मैं इसको 0 कर दूंगा तो मैं इसको एक्सपैंड कर दूंगा, वेक्टर मैट्रिक्स को ओपन कर दूंगा ए एक्स का। ठीक है, क्या आएगा? डेल बाई डेल वाई ऑफ 0 यानी 0 माइनस डेल एच वाई ओवर डेल जेड माइनस दूसरा वेक्टर आएगा ए वाई कैप और यहाँ पर आएगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ 0 यानी 0 माइनस डेल एच एक्स बाई डेल एच एक्स बाई डेल जेड, प्लस तीसरा फैक्टर आएगा ए जेड कैप और यहाँ पर आएगा डेल एच
y ओवर डेल x माइनस डेल एच एक्स ओवर डेल y। अब यहां पर आप एच एक्स और एच वाई की वैल्यूज रिस्पेक्टिवली लगा दोगे। ठीक है, जब आप देखो एच एक्स और एच वाई ये जो दोनों वैल्यूज हैं, इन दोनों वैल्यूज में कोई भी फंक्शन z का नहीं है। तो जब मैं उसको z के करस्पॉन्डिंग डिफरेंशिएट करूंगा, यानी ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर निकालूंगा, तो ये दोनों ही जीरो हो जाएंगे, क्योंकि एच एक्स और एच वाई दोनों में ही z का कंपोनेंट नहीं है। यानी मैं केवल और केवल इस फैक्टर को निकाल लूं तो मेरा डेल क्रॉस एच आ जाएगा। डेल एच वाई ओवर डेल एक्स, मतलब अगर मैं इस वाले टर्म को x के करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेट डिफरेंशिएट कर दूं, तो एच वाई में x का कोई कंपोनेंट नहीं है, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, दिस विल ऑल्सो बी जीरो। और ये जो चीज है डेल एच एक्स ओवर डेल वाई, ये मेरा हो जाएगा डेल एच एक्स ओवर डेल वाई। इसको, इस वाले टर्म को मैं y के करस्पॉन्डिंग x के सॉरी y के करस्पॉन्डिंग डिफरेंशिएट कर दूं, तो हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का एक्स स्क्वायर ए जेड। तो ये मेरा डेल क्रॉस एच की वैल्यू आ जाएगी। तो डेल क्रॉस एच की वैल्यू कितनी आई, डेल क्रॉस एच की वैल्यू आई थी अभी माइनस का एक्स स्क्वायर ए जेड कैप, है ना। अब मुझे अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे क्या निकालना है, अल्टीमेटली मुझे निकालना है डेल क्रॉस एच डॉट डी एस, है ना। मुझे निकालना है डेल क्रॉस एच डॉट डी एस। तो डेल क्रॉस एच की वैल्यू तो मैंने आइडेंटिफाई कर ली, मुझे दूसरी चीज आइडेंटिफाई करनी है डी एस, यानी इस सरफेस का सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया में दो चीज़ें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड यानी सरफेस का एरिया कितना है एक्चुअल में, और उसकी डायरेक्शन कितनी है। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या देखेंगे, डायरेक्शन के लिए हम लोग राइट हैंड रूल से इसको डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली। देखो x से y की तरफ अगर हम आते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो z की डायरेक्शन मेरी ऊपर की तरफ होगी, है ना। z की डायरेक्शन मेरी ऊपर की तरफ होगी। सपोज ये मेरा z डायरेक्शन है, ये x है, ये y है, ये z है। जैसे हम यहाँ पर करते थे ना, ये मेरा x होता था, ये मेरा y होता था, ये मेरा z होता था। मतलब मैं x से y की तरफ एंटी क्लॉकवाइज आ रहा हूँ, तो उन दोनों पर प्लेन के ऊपर की तरफ, है ना, z डायरेक्शन मेरे को मिलेगी। ऐसे ही सेम यहाँ पर है, अगर मैं x से y की तरफ इधर की तरफ आ रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे को इस प्लेन के बाहर की तरफ, यानी इस प्लेन से निकलती हुई z डायरेक्शन मेरे को मिलेगी। यानी अगर ये मेरे स्क्रीन पर सामने की तरफ है, तो ऑब्वियसली उस स्क्रीन से एक वेक्टर मेरे तरफ आता हुआ मुझे लगेगा, ये एक सरफेस एरिया का यूनिट वेक्टर होगा, सॉरी जेड डायरेक्शन होगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं सर्कुलेशन देखूं, तो सर्कुलेशन में मेरे को इस डायरेक्शन में सर्कुलेट करना है ना। देखो आप ध्यान से, यहाँ पर इस डायरेक्शन में है, ये इधर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जब हम सर्कुलेशन इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर मूविंग इन फ्रॉम y टू x डायरेक्शन। तो जब मैं y से x की तरफ मूव करूंगा, तो वो सर्कुलेशन के लिए वेक्टर की डायरेक्शन होगी इनवर्ड द प्लेन, है ना, इनटू द प्लेन। दैट मीन्स अगर मैं इस वेक्टर ए जेड को बोल रहा हूँ, ये मेरा पॉजिटिव ए जेड कैप होता, तो ऑब्वियसली इस सरफेस एरिया के लिए जो सरफेस एरिया का यूनिट वेक्टर होगा, वो होगा माइनस का ए जेड कैप। ठीक है, और एक्स और वाई चेंज हो रहा है, एक्स और वाई चेंज हो रहा है, दैट मीन्स सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, डी एस विल बी माइनस का डी एक्स डी वाई और ए जेड कैप। क्लियर हो गया। तो अगर मैं अब इसको सॉल्व करूंगा, तो डेल क्रॉस एच की वैल्यू ये है मेरे पास, डी एस की वैल्यू ये है मेरे पास, मैं इन दोनों के मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डॉट प्रोडक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्रॉस एच डॉट डी एस वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा डबल इंटीग्रेशन, है ना, माइनस का एक्स स्क्वायर ए जेड कैप डॉट विद माइनस का डी एक्स डी वाई ए जेड कैप। ए जेड कैप डॉट ए जेड कैप 1 हो गया, हम काटेंगे नहीं लेकिन इसको हटा देते हैं, 1 हो गया। और इस वाले माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो गया, यानी क्या बचा, ये बचा डबल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई। और अगर मुझे इस की वैल्यू को सॉल्व करना है, तो अल्टीमेटली मुझे ये डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई को मुझे सॉल्व करना है, वो इंटीग्रेशन मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए डबल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई। अगर आप ध्यान से देखो, तो मैं यहाँ पर x की लिमिट 0 से 2 और y की लिमिट 0 से 1 नहीं लगा सकता।
क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे अल्टीमेटली जो एरिया मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? वो मुझे मिलेगा ये वाला एरिया। लेकिन मुझे कौन सा कैलकुलेट करना है? मुझे केवल इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता, मतलब मैं लिमिट डायरेक्टली ये नहीं लगा सकता। अब उस लिमिट को लगाने के लिए मेरे पास क्या तरीका है? मेरे पास तरीका ये है कि मैं बेसिकली उसको ऐसे तरीके से सॉल्व करूं कि यहाँ पर मैं उस लिमिट्स को इजीली लगा पाऊं, ठीक है। अब सपोज मैंने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लिया है ना, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लिया मैंने, ठीक। यहां से यहां तक एक स्ट्रिप ये है मेरी, ठीक है। अगर ये एक स्ट्रिप है, मैंने छोटी सी एज्यूम करी सपोज, तो अगर मुझे ये रिलेशन पता है कि यहाँ पर x और y में क्या रिलेशन है ना, तो मैं सीधे सीधे x के लिए 0 से 1 और y के लिए 0 से 1 इंटीग्रेट कर दूंगा, तो मुझे ये वाला एरिया पूरा मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने एक छोटी सी स्ट्रिप यहाँ पर एज्यूम करी और ये वाला रिलेशन मुझे पता लग गया, ये रिलेशन अगर मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, तो फिर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 से 2 और y की वैल्यू 0 से 1 इंटीग्रेट कर लूंगा, तो मुझे ये वाला एरिया मिल जाएगा, ठीक है। मुझे अल्टीमेटली यही करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अगर आप इसके कोऑर्डिनेट्स आइडेंटिफाई करो तो यहाँ पर आप देखो इसके कोऑर्डिनेट हैं, यहाँ पर x भी 0 है, y भी 0 है, यहाँ पर x1 है, y 0 है, यहाँ पर x2 है, y 0 है, और यहाँ पर x भी 1 है, y भी 1 है, ठीक है। तो मुझे अल्टीमेटली इस वाली लाइन का और इस वाली लाइन का इक्वेशन आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो अगर मैं इस वाली लाइन की इक्वेशन आइडेंटिफाई करूं, ठीक है, तो इस वाली लाइन की इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, 0 0 से एक लाइन शुरू हो रही है अलोंग दिस सर्कुलेशन, है ना, क्योंकि इधर की तरफ लूप इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो 0 0 से शुरू हो रही है लाइन और मुझे कहाँ तक जाना है? मुझे 1, 1 तक जाना है। ये मैं एज्यूम कर लेता हूँ x1 y1 है, ये मैं एज्यूम कर लेता हूँ x2 y2 है, इधर मेरा x है, इधर मेरा y है, तो ऑटोमेटिकली मैं इक्वेशन आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। इक्वेशन क्या आएगी? इक्वेशन आती है y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ठीक है। अब देखो मैं यहां पर सॉल्व कर लेता हूं, ये सारे पॉइंट्स मुझे ऑलरेडी यहां पर गिवन है। y माइनस वाई वन यानी 0 इक्वल्स टू वाई टू यानी 1 माइनस एक्स वाई वन यानी 0 डिवाइड बाई x2 यानी 1 माइनस x1 0 इंटू x माइनस 0, ठीक है। सो दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी y इक्वल्स टू x, यानी इस पोर्शन में हम देख सकते हैं इस लाइन का स्लोप कितना है, इस लाइन का स्लोप कितना है? 1। दैट मीन्स ये लाइन की इक्वेशन कितनी आ गई आपकी? y इक्वल टू एक्स आ गई, है ना। यानी ये जो स्ट्रिप मैं एज्यूम करूंगा ना, ये वाली, ये छोटा सा एरिया जो मैंने स्ट्रिप का माना है ना, ये मैंने डॉट कर दिया ये वाला पोर्शन, तो इसका जो रिलेशन होगा वो यहाँ पर y इक्वल टू एक्स होगा। तो मैं x की वैल्यू 0 से 1 तक इंटीग्रेट करूंगा और जब मैं y को सॉल्व करूंगा तो y को मैं x के टर्म में रिप्रेजेंट करूंगा। तो dy वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर x इक्वल y इक्वल टू एक्स लगा दूंगा, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू को 0 से लेकर 1 तक x में इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है। अब मुझे दूसरी वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है। दूसरी लाइन की इक्वेशन के लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। मुझे अल्टीमेटली ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है, यहाँ पर इस कर्व की वैल्यू क्या है, ठीक है। यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं। कौन कौन से दो पॉइंट्स हैं? यहाँ पर मेरा पहला पॉइंट है 1,1 और दूसरा पॉइंट है मेरा 2,0, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? मैं इसको ग्रीन कलर से शो कर लेता हूँ। इस लाइन की इक्वेशन, इस वाली लाइन की, ये जो लाइन है मेरी, ये लाइन की इक्वेशन ग्रीन कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो y माइनस वाई वन कहाँ है? वाई वन है मेरा ये वाला पॉइंट 1, y माइनस वन इक्वल टू वाई टू कितना है? 0 माइनस वाई वन कितना है? वाई वन है 1, है ना, डिवाइड बाई वाई वन है 1 डिवाइड बाई एक्स टू कितना है? 2 माइनस x1 कितना है? 1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। ये मेरी इक्वेशन बन गई, है ना। y माइनस वन इक्वल्स टू माइनस 1/1 इंटू एक्स माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस 1। वाई माइनस वन इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1, या फिर आप लिख सकते हो कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, है ना। देख लो आप y, और अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो ये y प्लस एक्स हो जाएगा, और इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस वन उधर जाके प्लस वन हो जाएगा, प्लस वन से टू हो जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 2।
इस लाइन की इक्वेशन बनी x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, है ना। अब ये दोनों इक्वेशन मैंने आइडेंटिफाई कर ली। इस लाइन की इक्वेशन के लिए यानी इस कर्व को, ग्रीन वाले कर्व को अगर आप ध्यान से देखो तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा 1 से लेके 2 तक, ठीक है। और यहां पर y की वैल्यू मैं रख दूंगा 2 माइनस एक्स, और फिर उसको x के करस्पॉन्डिंग दोबारा इंटीग्रेट करूंगा ताकि मैं एरिया अंडर द कर्व निकाल पाऊं, ठीक है। तो मैंने दोनों साइड की इक्वेशन निकाल ली थी, है ना। ये स्ट्रिप की इक्वेशन आई थी y इक्वल टू एक्स, और इस वाली साइड की स्ट्रिप की इक्वेशन आई थी x प्लस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। अब मुझे क्या सॉल्व करना था, मुझे सॉल्व करना था डबल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई। अब आप ध्यान से देखो, मैंने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, एक x की वैल्यू 0 से 1 और दूसरा x की वैल्यू 1 से 2, है ना। तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू 0 से 2 इंटीग्रेट कर रहा हूँ मैं, तो y की वैल्यू जो भी है मैंने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, एक x की वैल्यू 0 से 1, है ना, y की वैल्यू जो भी आती है, प्लस एक x की वैल्यू 1 से 2, y की वैल्यू जो भी आती है, ठीक है। और साथ में मुझे किसको इंटीग्रेट करना है, अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहला वाला जो फैक्टर है ये वाला, है ना, x की वैल्यू 0 से 1, तो इस वाले सेगमेंट में y की वैल्यू कितनी है बताओ, y की वैल्यू है 0 से लेके x। क्यों? क्योंकि यहां पर इस वाले पॉइंट पर देखो आप, यहां पर क्या है, y 0, है ना। और इस वाले पॉइंट पर y कितना है, इस वाले पॉइंट पर y जो है वो इस लाइन के लॉन्ग x इक्वल टू वाई वाले तरीके से चेंज हो रहा है ना। दैट मीन्स इस वाले पॉइंट पर y कितना है, या इस पूरे लाइन पर y कितना है, x है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर x तक रख दिया। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो x है, पहले मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, फिर ये जो पूरा फंक्शन बचेगा आगे सॉल्व करने के बाद वो x का ही फंक्शन बचेगा, और उसके बाद मैं इस वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करूंगा ताकि मेरे को एक फाइनाइट आंसर मिल जाए। एक्स और वाई का फंक्शन नहीं चाहिए मेरे को, एक आंसर चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व करता हूँ। सिंपल एरिया अंडर द कर्व को हम इंटीग्रेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं, तो ऐसे ही करते हैं, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई, प्लस जो सेकेंड वाला पोर्शन है ये वाला, है ना। यहाँ पर मेरा एक्स की वैल्यू है 1 से लेके 2, और वाई की जो वैल्यू है वो कितनी है, वाई की वैल्यू जो है वो कितनी है, वो हमारी है, y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से लेकर के, 0 से लेके बताओ कहाँ तक जा रही है, इस वाली लाइन में। यहाँ पर तो 0 है, यहाँ पर कितना है, 2 माइनस एक्स, तो हम यहाँ पर कर देंगे 2 माइनस एक्स, और फिर डी एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई के करस्पॉन्डिंग हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। जब मैं एक्स स्क्वायर डी एक्स को ऐसे रहने देता हूँ और वाई को इंटीग्रेट करता हूँ, तो यहाँ पर क्या आता है, सिंपल एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू वाई आता है, और वाई की लिमिट लगाएंगे हम 0 से लेके x, और फिर इस इंटीग्रेशन को 0 से लेके 1 में x के लिए सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। प्लस ये वाला x इक्वल टू 1 से लेके 2 तो ऐसे ही रहेगा, है ना। और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स ऐसे ही इंटू ये क्या बचेगा, y, और y की लिमिट हम लगा देंगे 0 से लेके 2 माइनस एक्स, है ना। ये हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी एक्स है ना, वाई की वैल्यू जब मैं रखूँगा तो यहाँ आ जाएगा x, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब डी एक्स, लिमिट 0 से लेके 1, प्लस अगर मैं यहाँ पर रखूँगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 2 माइनस एक्स डी एक्स, और लिमिट हो जाएगी 1 से लेके 2, ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4/4, लिमिट 0 से 1, प्लस ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x क्यूब बाई 3, 1 से लेके 2, माइनस ये हो जाएगा एक्स क्यूब, मतलब x पावर 4/4 फ्रॉम 1 to 2, ठीक है। जब हम इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 1/4, है ना, माइनस 0, ठीक। ये पहला फैक्टर हो गया। प्लस दूसरा वाला 2/3, 8 माइनस 1, और तीसरा वाला फैक्टर बचेगा मेरा 1/4, है ना। और ये हो जाएगा 2 पावर 4 यानी 16 माइनस 1, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 1/4, प्लस ये हो जाएगा 7, 7 इंटू 2 14, 14/3, माइनस ये हो जाएगा 15/4, 15/4, ठीक है। मैं यहाँ पर 12 एलसीएम ले सकता हूँ, 12 एलसीएम ले लिया मैंने, तो ये बचेगा 3, ये बचेगा 56, और ये बचेगा 45, ठीक है। तो 56 प्लस 3 59, और 59 माइनस 45
डिवाइड बाई 12, ये बचेगा आपका 14 डिवाइड बाई 12, और 14 डिवाइड बाई 12 को 2 से कैंसिल कर सकते हैं, सॉरी 6, तो दिस विल बी 7/6. तो 7/6 विल बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. अगर मुझे इसका h डॉट डी एल निकालना है, क्लोज लाइन इंटीग्रल इस पर्टिकुलर वेक्टर का स्टोक्स थ्योरम से, तो मैं इसको डेल क्रॉस h डॉट डी एस से सरफेस इंटीग्रेशन से सॉल्व करके भी इसका आंसर निकाल सकता हूँ. मैंने यहाँ पर आपको स्टोक्स थ्योरम से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल करके बताया. अब आप लोग जब भी फ्री हों, ठीक है, तो आपको यही सेम क्वेश्चन लाइन इंटीग्रल को सॉल्व करके वेरीफाई करना है कि इसका आंसर वाकई में 7/6 ही आता है. ठीक है, 7/6 ही आएगा. आप एक बार इसको खुद से 3 पार्ट में, जैसे यहाँ पर ए से बी, बी से सी और सी से ए, है ना, 3 पार्ट में लाइन को ब्रेक करके तीनों अलग अलग पार्ट में इंडिविजुअल लाइन इंटीग्रल को सॉल्व करने के बाद, एड ऑन करने के बाद उसका आंसर निकालोगे तो उसका आंसर 7/6 ही आएगा. ठीक है, आप इसको खुद से ट्राई करिएगा. तो क्वेश्चन नंबर 2, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर गिवन है डेल क्रॉस एच डॉट डी एस, यानी स्टोक्स थ्योरम से मुझे लाइन इंटीग्रल, क्लोज लाइन इंटीग्रल को सॉल्व करना है एच डॉट डी एल को, है ना. तो हम कैसे करेंगे, सिंपल मुझे क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ एच डॉट डी एल को सॉल्व करना है ना. तो मुझे उसको डेल क्रॉस एच डॉट डी एस से भी सॉल्व कर सकता हूँ. तो सबसे पहले मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है, मुझे डेल क्रॉस एच आइडेंटिफाई करना है, फिर डी एस आइडेंटिफाई करना है, और उन दोनों को सर्फेस एरिया के अलॉन्ग इंटीग्रेट कर देना है, डिफरेंशियल सरफेस एरिया के अलॉन्ग. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले डेल क्रॉस एच निकालेंगे. तो डेल क्रॉस एच सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या कैसे निकालते हैं, दिस विल बी 1/रो, ए रो कैप, रो ए फाई कैप और ए जेड कैप. ये कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स बनती है. डेल बाई डेल रो, डेल बाई डेल फाई और डेल बाई डेल जेड, और ए रो या एच रो, रो एच फाई और एच जेड. ठीक है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 1/रो तो मैं बाहर ही ले लेता हूँ. ठीक है, यहाँ पर मेरे को देखो ए रो गिवन है और ए जेड गिवन है, ए फाई गिवन नहीं है, यानी ये पोर्शन जीरो है, ये पोर्शन जीरो है. ठीक, तो सबसे पहले अगर मैं एरो देखूं तो एरो क्या होगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी इससे मल्टीप्लाई, है ना. तो डेल एच जेड बाई डेल फाई माइनस जीरो. ठीक है, ये पहला फैक्टर हो जाएगा. साथ में ए रो क्या माइनस रो ए फाई, दूसरा वाला वेक्टर. ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा डेल बाई डेल रो ऑफ एच जेड, डेल बाई डेल रो ऑफ एच जेड माइनस डेल एच रो बाई डेल जेड. ठीक है, और तीसरा पोर्शन आएगा ए जेड कैप के अलोंग, और ए जेड कैप के अलोंग कितना आएगा, वो आएगा माइनस का डेल एच रो बाई डेल फाइव, माइनस का डेल एच रो बाई डेल फाइव. ठीक है, ये तीनों ही फैक्टर्स मेरे को आइडेंटिफाई करने हैं. 1/1 हम इनको सॉल्व कर लेते हैं. डेल एच जेड बाई डेल फाइव, है ना, यानी इसको अगर मैं जेड फाई के अलाउंग डिफ्रेंशिएट करूं तो साइन फाई का होता है कितना, कॉस फाई. 1/रो ऐसे ही है, ए रो कैप, और यहाँ पर क्या आएगा, इस फैक्टर को मुझे निकालना है. इस फैक्टर को जब मैं निकालूंगा तो क्या आएगा, इस फैक्टर को निकालने के लिए हम देखेंगे डेल बाई डेल फाई ऑफ जेड साइन फाई, है ना. तो जेड ऐसे ही रहेगा, और साइन फाई का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस फाई. ठीक है, ये एक फैक्टर हो गया. माइनस का रो ए फाई कैप. ठीक है, अब मुझे ये दोनों फैक्टर निकालने हैं. ठीक है, तो एच जेड को, इसको, यानी इसको आपको रो के करस्पॉन्डिंग डिफ्रेंशिएट करना है. तो यहाँ पर रो का कोई फंक्शन नहीं है, तो ये हो जाएगा जीरो. माइनस, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एच रो को जेड के करस्पॉन्डिंग डिफ्रेंशिएट करना है, और एच रो यानी ये पूरा फैक्टर रो कॉस फाई, और यहाँ पर भी कोई जेड का फैक्टर नहीं है, मतलब ये क्या हो जाएगा, जीरो. ठीक है, प्लस तीसरा फैक्टर बचा ए जेड कैप, और ये आएगा माइनस का ए जेड कैप कर लेते हैं इसको, है ना. और डेल एच रो बाई डेल फाई, इसको आपको रो को फाई के करस्पॉन्डिंग डिफ्रेंशिएट करना है. तो रो तो ऐसे ही रहेगा, और कॉस फाई का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस का साइन फाई, ये माइनस यहाँ से हो जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा रो साइन फाई ए जेड कैप. ठीक है, तो जो मेरा डेल क्रॉस एच आया वो क्या आया, डेल क्रॉस एच की वैल्यू आई मेरी 1/रो
जेड कॉस फाई एरो कैप प्लस साइन फाई, है ना, क्योंकि इस वाले रो से ये वाला रो कैंसिल आउट हो जाएगा, ए जेड कैप। ये मेरा डेल क्रॉस एच का आंसर आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे डीएस निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखो, डीएस निकालने के लिए मुझे अल्टीमेटली ये वाला एरिया चाहिए, है ना, ये वाला एरिया चाहिए। सर्कुलेशन है मेरा एक्स से वाई की तरफ, और जब एक्स से वाई की तरफ सर्कुलेशन, तो ये सरफेस एरिया भी एक्स और वाई प्लेन में है। दैट मीन्स सरफेस एरिया या तो मेरा ए जेड कैप प्लस आएगा या तो ए जेड कैप माइनस आएगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलेशन है, मतलब प्लस ए जेड कैप में सरफेस एरिया का वेक्टर आना चाहिए। ठीक है, और सरफेस एरिया का वेक्टर अगर ए जेड कैप डायरेक्शन में है तो वो क्या होगा, है ना। यहाँ पर आप देखो ध्यान से क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पर आपका रो चेंज हो रहा है इस डायरेक्शन में और फाई चेंज हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो आपका रो डी फाई ए जेड कैप सरफेस एरिया होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप रो चेंज कर लोगे 0 से लेके 2, है ना, और फाई चेंज करोगे, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 60 है, तो 0 से 60 डिग्री तक आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो, जो मेरा डेल क्रॉस एच आया था वो कितना आया था। डेल क्रॉस एच जो आया था वो आया था मेरा 1/रो जेड कॉस फाई एरो कैप प्लस साइन फाई ए जेड कैप। तो जब मैं इसका डॉट प्रोडक्ट करूंगा इसके साथ, तो ये वाला फैक्टर तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ए जेड डॉट एरो तो 0 होता है। तो डेल क्रॉस एच डॉट डी जेड कितना होगा, डी एस कितना होगा, वो होगा सिंपल मेरा डबल इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्रॉस एच यानी साइन फाई और साथ में ये पूरा का पूरा, है ना, तो रो डी फाई। और यहाँ पर मैं रो की वैल्यू 0 से 2 और फाई की वैल्यू 0 से 60 डिग्री वेरी कर लूँगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं रो को इंटीग्रेट करूँगा तो ये हो जाएगा रो स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा देंगे 0 से लेके 2 तक और बाकी का इंटीग्रेशन वैसे ही रहेगा। फाई इक्वल टू 0 से 60 साइन फाई डी फाई। ठीक है, जब मैं यहाँ पर 1/2 रो स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 0 सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 4, दैट मीन्स 2, है ना। और जब मैं इंटीग्रेट करूंगा साइन फाई को, तो साइन फाई का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन फाई का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस फाई। ठीक है, माइनस का कॉस फाई, और लिमिट लगा देंगे हम 0 से लेके 60 डिग्री तक। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/2 इंटू 4 दैट मीन्स 2 इंटू माइनस का 2, ये वाला माइनस बाहर ले लेते हैं, माइनस बाहर ले लिया हमने ये वाला। ठीक है, अब बचा कॉस 60 माइनस कॉस 0। ठीक है, आप मुझे बताओ कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 होता है 1/2, है ना, और कॉस 0 कितना होता है 1, तो 1/2 माइनस 1 मतलब ये आया कितना, माइनस का 1/2। और माइनस के 1/2 की मल्टीप्लाई अगर मैं -2 के साथ कर देता हूँ, इस वाले -2 के साथ, तो आंसर कितना आएगा मेरा, आंसर आएगा मेरा 1। ठीक है, तो इस तरीके से मैं डेल क्रॉस एच डॉट टी एस स्टोक्स थ्योरम से लाइन इंटीग्रल, क्लोज लाइन इंटीग्रल को सॉल्व कर सकता हूँ। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेरा आंसर कितना आया, 1। ये हो गया मेरा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आंसर। अब आपको यही सेम क्वेश्चन क्लोज लाइन इंटीग्रल से भी सॉल्व करना है और वेरीफाई करना है कि इसका आंसर 1 ही आता है या नहीं, है ना। तो आप क्या करोगे, आप इसको 3 सेगमेंट्स में बना लोगे। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। सपोज ये लाइन का पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है बी और ये वाला पॉइंट है सी। तो आप क्या करोगे, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ एच डॉट डी एल, उसको आपने 3 पार्ट में ब्रेक कर लिया। ठीक है, पहला पॉइंट ए से लेके बी, दूसरा बी से लेके सी, और तीसरा सी से लेके ए। और इन तीनों ही लाइन सेगमेंट्स के लिए आपने इंडिविजुअली एच डॉट डी एल की वैल्यू आइडेंटिफाई करी। जब आप इन तीनों की वैल्यू आइडेंटिफाई करके ऐड कर दोगे, है ना, ऐड कर दोगे, तो आप देखोगे कि आपका आंसर कितना आता है, 1 ही आता है। क्लियर हो गया। तो मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वही सेम क्लोज लाइन इंटीग्रल यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। तो अगेन मुझे क्या निकालना है, मुझे क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ एच डॉट डी एल सॉल्व करने के लिए स्टोक्स थ्योरम से 2 चीज़ आइडेंटिफाई करनी है, डेल क्रॉस एच, है ना, और दूसरा सरफेस एरिया। ठीक है, इसका सरफेस एरिया और डेल क्रॉस एच मतलब
जो भी वैल्यू इस वेक्टर का कर्ल का आए। ठीक है, तो हम सबसे पहले डेल क्रॉस एच सॉल्व कर लेते हैं। डेल क्रॉस एच कितना होगा? डेल क्रॉस एच होगा 1/r² साइन थीटा। ठीक है, और ये जो मैट्रिक्स आती है ये आती है ए आर कैप, आर ए थीटा कैप और आर साइन थीटा ए फाई कैप। ठीक है, यहाँ पर आता है डेल ओवर डेल आर, यहाँ पर आता है डेल ओवर डेल थीटा, यहाँ पर आता है डेल ओवर डेल फाई, और यहाँ पर आता है मेरा एच आर, यहाँ पर आता है आर एच थीटा, और यहाँ पर आता है आर साइन थीटा एच फाई। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर ए आर वैक्टर भी है और ए थीटा वैक्टर भी है, ए फाई कॉम्पोनेंट नहीं है। दैट मीन्स ये वाला वैक्टर कितना हो जाएगा? ये वाला कॉम्पोनेंट हो जाएगा आपका 0। ठीक है, अब आपको रिमेनिंग सॉल्व करना है। तो 1/r² साइन थीटा हम ऐसे ही रहने देते हैं, 1/r² साइन थीटा ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए आर कैप के करस्पॉन्डिंग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा डेल ओवर डेल थीटा 0 माइनस माइनस डेल ओवर डेल फाई ऑफ आर इंटू एच थीटा, और एच थीटा कितना है? आर साइन थीटा है ना, तो ये r² साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, एक फैक्टर तो हो गया ये, माइनस का आर ए थीटा कैप, आर ए थीटा कैप दैट मीन्स मुझे सॉल्व करना है माइनस का डेल ओवर डेल फाई एच आर, माइनस का डेल बाई डेल फाई एच आर मतलब आर स्क्वायर। ठीक है, और तीसरा फैक्टर बचा आपका आर साइन थीटा ए फाई कैप, है ना, और आर साइन थीटा ए फाई कैप मतलब ये, तो आपको ये निकालना है डेल बाई डेल आर ऑफ कितना? आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, माइनस डेल बाई डेल थीटा ऑफ एच आर यानी आर स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा पूरा का पूरा इस फैक्टर को इस पूरे को सॉल्व करना होगा, जिससे कि मैं डेल क्रॉस एच आइडेंटिफाई कर लूँगा। तो मैंने यहाँ पर ये फैक्टर मुझे सॉल्व करना है, पिछली वाली स्लाइड से मैंने ये कॉपी कर लिया। ठीक, अब अगर मैं डेल ओवर डेल फाई ऑफ आर स्क्वायर साइन थीटा देखता हूँ, है ना, तो आर साइन थीटा डेल फाई का फंक्शन है ही नहीं, तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी 0, है ना। डेल बाई डेल फाई ऑफ आर स्क्वायर, ये भी मेरा क्या है? आर स्क्वायर जो है वो मेरा फाई का फंक्शन नहीं है, ये भी मेरा क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, डेल बाई डेल आर ऑफ आर स्क्वायर साइन थीटा अगर मैं देखूँ तो ये मेरा निश्चित रूप से आंसर आएगा, है ना। तो हम देख लेते हैं 1/r² साइन थीटा। ठीक है, ये पोर्शन पूरा 0, ये पोर्शन पूरा 0, ये वाला फैक्टर बचेगा, तो आर साइन थीटा ए फाई कैप मेरा आएगा, है ना। और मैं देखूं ध्यान से, तो डेल बाई डेल आर ऑफ आर स्क्वायर साइन थीटा को मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये आ जाएगा 2r साइन थीटा। ठीक है, और डेल बाई डेल थीटा ऑफ आर स्क्वायर, ये भी मेरा क्या हो जाएगा? 0। मतलब अल्टीमेटली मेरा डेल क्रॉस एच कितना आएगा? डेल क्रॉस एच आ जाएगा मेरा ये। ठीक है, जो हमने अभी डिराइव कर लिया। डेल क्रॉस एच की वैल्यू कितनी आई? 1/r² साइन थीटा इंटू दिस। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, एक आर ये है और एक आर ये है, ये दोनों कैंसिल आउट कर सकते हो, और एक साइन थीटा से आप ये साइन थीटा भी काट सकते हो। तो आपने सिंप्लीफाई कर लिया डेल क्रॉस एच को थोड़ा सा, और ये वैल्यू आ गई आपकी 2 साइन थीटा ए फाई कैप। ये आपका क्या आ गया? डेल क्रॉस एच की वैल्यू आ गई। अब मुझे सरफेस एरिया आइडेंटिफाई करना है और फिर सरफेस इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेना है। तो इस स्ट्रिप का सरफेस एरिया आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे क्या करना है? मुझे बेसिकली ये देखना है कि देखो ये कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर x और z वेरी हो रहे हैं। ठीक है, x और z वेरी हो रहे हैं, तो x और z वेरी हो रहे हैं मतलब ये जो वेक्टर है मेरा, ये ax डायरेक्शन में आना चाहिए, x डायरेक्शन में आना चाहिए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर हम x से z की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स वी आर मूविंग इन थीटा डायरेक्शन, थीटा की उल्टी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि थीटा एक्चुअल में z से ऐसे करके थीटा चेंज होता है ना, तो हम उल्टी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, अलोंग दिस लाइन, अलोंग दिस लूप। ठीक है, तो दूसरी चीज़ हमें यहाँ पर जो वेरी कर रही है वो वेरी कर रही है आर, है ना। आर देखो यहाँ 0 से लेकर के 5 तक वेरी कर रही है। तो यहाँ पर इस सरफेस पर एक तो चेंज हो रहा है आर, यानी उसकी डिफरेंशियल लेंथ होगी डी आर, और एक चेंज हो रहा है थीटा, दैट मीन्स उसकी लिमिट होगी आर डी थीटा। और ऑब्वियसली वेक्टर क्या आएगा? ये वेक्टर आएगा ए
फाई कैप, है ना। अब प्लस ए फाई कैप आएगा या माइनस ए फाई कैप आएगा, इसको हम एक बार और देख लेते हैं। ये मेरा सरफेस एरिया ds बन जाएगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, जब मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूँ x से लेके y में, तो मेरा फाई पॉजिटिव होता है ना। x को मतलब z की तरफ मैं मूव करता हूँ, ठीक है, क्योंकि x से y ही मेरा फाई आ रहा है। अब अगर मैं y से z मूव कर रहा हूँ, तो y से z जब मूव करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा फाई किस डायरेक्शन में आना चाहिए। फाई बेसिकली क्या होता है, फाई होता है मेरा, सपोज ये मेरा ऐसे करके बना लेते हैं, ये मेरा एक पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मेरा यहाँ पर ये ए थीटा वेक्टर है ना, ए थीटा वेक्टर इधर की तरफ है, ये मेरा ए आर वेक्टर है, तो ये ए थीटा ए फाई कैप ये होगा। अब ए फाई कैप ये होगा, दैट मीन्स मुझे मुझे इधर की डायरेक्शन में ए फाई कैप पॉजिटिव मिलना है, मतलब इधर की तरफ ए फाई कैप पॉजिटिव है ना। लेकिन जब मैं सर्कुलेशन कर रहा हूँ, सर्कुलेशन है मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मेरा फाई इस डायरेक्शन में आना चाहिए, और इस डायरेक्शन में आएगा, मतलब ये मेरा माइनस का ए फाई कैप हो जाएगा। अगर उधर की तरफ आता तो ये प्लस होता, अगर इधर की तरफ आ रहा है तो ये माइनस होगा। तो मेरा सरफेस एरिया कितना आ गया, आर डी थीटा माइनस का ए फाई कैप, ठीक। तो डेल क्रॉस एच कितना आया था मेरा, डेल क्रॉस एच आया था 2 साइन थीटा ए फाई कैप, है ना, 2 साइन थीटा ए फाई कैप। तो हम डेल क्रॉस एच डॉट डी एस को जब सॉल्व करेंगे, सरफेस इंटीग्रेशन निकालेंगे इसका, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी 2 साइन थीटा इंटू आर डी थीटा, और चूंकि यहाँ पर माइनस का साइन है और ए फाई हो जाएगा, ए फाई डॉट ए फाई हो जाएगा 1, तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। अब आप इस पूरी स्ट्रिप में देखोगे तो इस पूरी स्ट्रिप में आपका आर चेंज हो रहा है, आर चेंज हो रहा है 0 से लेके 5 तक। आप देख सकते हो आर यहाँ 0 है, यहाँ पर 5 है, इस पूरी लाइन पर आपका आर कितना है, 5 है। और ऐसे करके आर आपका, ऐसे करके किसी भी डायरेक्शन में आपका आर चेंज हो रहा है 0 से 5, तो आर इज चेंजिंग फ्रॉम 0 टू 5। और थीटा, थीटा आप देखो, थीटा क्या होता है, थीटा होता है आपका ये वाला एंगल, z एक्सिस और y एक्सिस के बीच का एंगल, है ना। तो अगर मैं इस स्ट्रिप का सर्कुलेशन इधर की तरफ है, तो यहाँ पर मेरा थीटा कितना है, इस वाले पॉइंट पर थीटा है मेरा 90 डिग्री, यानी यहाँ पर थीटा है 90 डिग्री, और ऊपर मेरा थीटा है 0, है ना, क्योंकि स्ट्रिप में सर्कुलेशन इधर की तरफ है, इसीलिए मैं थीटा यहाँ पर लूँगा पहले, ये मेरा थीटा होगा 90 डिग्री, है ना, और इस वाले यहाँ पर पॉइंट पर जेड एक्सिस पर थीटा होगा मेरा 0 डिग्री। तो मैं थीटा इक्वल टू 90 को लोअर लिमिट रखूंगा, थीटा इक्वल टू 0 को अपर लिमिट रखूंगा, क्यों, क्योंकि मेरा सर्कुलेशन ही इस डायरेक्शन में है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस का 2 बाहर ले लिया, सबसे पहले r को सॉल्व करा तो ये आ गया आर स्क्वायर बाई 2, इस वाले 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और लिमिट लगा दी 0 से लेकर 5 इंटू साइन थीटा को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो आता है माइनस का कॉस थीटा, माइनस का कॉस थीटा, और लिमिट लगा देंगे 90 टू 0, माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल आउट, ठीक है। जब मैं कॉस थीटा की वैल्यू लगाऊंगा कॉस 0, तो कॉस 0 माइनस कॉस 90, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 5 लगा दोगे तो हो जाएगा 25, 25 माइनस 0 एंड 25 से, ठीक है। कॉस 0 1 और कॉस 90 0, so 25 into 1 that means 25 will be the answer for this closed line integral of h dot dl, और उसको हमने स्टोक्स थ्योरम से सॉल्व करा है। अब आपको एक काम ये करना है कि आपको यही सेम क्वेश्चन इस क्लोज लाइन इंटीग्रल एच डॉट डी एल यानी इस फॉर्म में सॉल्व करना है ना। आपको 3 सेगमेंट में इस लाइन को बना करके, ये वाला पॉइंट सपोज आपका ए है, ये वाला पॉइंट सपोज आपका बी है, और ये वाला पॉइंट आपका सपोज सी है। तो अगेन इस क्लोज लाइन इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए आप ए टू बी एच डॉट डी एल प्लस बी टू सी एच डॉट डी एल प्लस सी टू ए एच डॉट डी एल उसको सॉल्व करोगे, तो आप देखोगे कि आपका आंसर 25 ही आया। आई थिंक आपको ये तीनों क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। इन तीनों ही क्वेश्चंस को आपको क्लोज लाइन इंटीग्रल से एक बार वेरीफाई करके देखना है कि ये जो स्टोक्स थ्योरम से हमारे आंसर आ रहे हैं, ये लाइन इंटीग्रल से अगर हम सॉल्व करेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा या नहीं, ठीक है। ये आप जब भी आपको टाइम मिले एग्जाम में जाने से पहले इन तीनों क्वेश्चंस को ज़रूर अपनी तरफ से कर लेना। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।